हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर मधु's फिजियो क्लासेस। रिसेंटली मेरे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि बीपीटी सेकेंड ईयर का सिलेबस वो कैसे कवर करे। अब पहली बात तो ये है, मैंने लाइक कर दिया, कहा कि नोटेड, पर बाद में मैंने सोचा कि उनका मतलब क्या होगा, मतलब वो क्या पूछना चाह रहे हैं कि पूरे साल भर में या सेमेस्टर में वो कैसे कवर करे सिलेबस को, या फिर एग्जाम से पहले जब वो पढ़ना शुरू करे तब कैसे कंप्लीट करे सिलेबस को। तो मैंने दोनों पहलुओं पे थोड़ा सोचा और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ दोनों पहलुओं के बारे में मेरी क्या राय है। ये सही लग भी सकती है आपको, नहीं भी लग सकती है, बस मैं अपनी एक अंडरस्टैंडिंग आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। और क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा तो शायद उनके लिए और साथ साथ किसी और के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो जाए। अब अगर हम सिलेबस कंप्लीट करने की बात करें तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट्स के बारे में सोचना होगा। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सेकेंड ईयर और बीपीटी में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में आजकल सेमेस्टर सिस्टम भी लागू हो गया है, बट जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एथिक्स इन फिजियोथेरेपी या लॉज इन फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, रिसर्च बायोस्टैटिस्टिक्स, और कुछ यूनिवर्सिटीज में बायोमैकेनिक्स और काइनेसियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो भी सेकेंड ईयर ऑफ बीपीटी में आता है। सो हाँ, हम कह सकते हैं कि बर्डन बहुत होता है आपके पास जब आप बीपीटी के सेकेंड ईयर या थर्ड एंड फोर्थ सेम में होते हैं। तो इस दौरान किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए फ्रॉम अ टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, मैं आपको बताने की कोशिश। अब अगर मैं एक स्टूडेंट के हिसाब से सोचती हूँ तो मैं ये कहूँगी कि जब मैं स्टूडेंट हुआ करती थी बीपीटी के सेकेंड ईयर के दौरान, क्योंकि सब्जेक्ट्स कुछ बोरिंग भी थे, जैसे मेरे लिए तो माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी ये सब थोड़े बोरिंग सब्जेक्ट्स थे, क्योंकि इनको आप समझ के कुछ नहीं कर सकते, रट्टा ही मारना होता था आपको। आप अब दवाई के नाम क्या समझेंगे, मतलब ठीक है मैकेनिज्म वगैरह आप समझ लेंगे, लेकिन याद करने का बहुत कुछ होता था। दूसरी बात है, जैसे सब्जेक्ट्स है पैथोलॉजी या एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, इनको आप समझ सकते हैं, इनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर बायोमैकेनिक्स, इलेक्ट्रो या एक्सरसाइज थेरेपी की बात करें तो ये काफ़ी वास्ट होते हैं, साथ में थियोरी के साथ साथ इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, तो हमारे ऊपर एज अ बीपीटी सेकेंड ईयर स्टूडेंट लोड काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो शॉर्ट सबसे इजी और सबसे जो आई कैन से 100% गारंटीड वाला आइडिया है वो ये है कि डे 1 से आप पढ़ाई करें। आपके टीचर ने आपके क्लास में आज जो सिखाया है उस कंसेप्ट को आज के आज अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें बड़ी ही आसान हो जाएंगी। अब आपको लग रहा होगा मैम खुद तो पढ़ाकू थी, हमें भी कह रही है कि बस पढ़ाई ही करो, कोई मजाक मस्ती ना करो। ऐसा मैं नहीं कह रही, लेकिन आप एक मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो काफ़ी वास्ट है, तो अगर आप उस फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, थियोरी आपकी क्लियर होनी ही चाहिए। आगे जाकर उसी के बेसिस पे आप पेशेंट्स को ठीक करेंगे। तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, कोई शॉर्टकट है नहीं आपके पास। डेली आप एटलीस्ट कुछ घंटे दीजिए अपनी पढ़ाई को। आफ्टर कॉलेज हर सब्जेक्ट में जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसका एक हैंड रिटन नोट्स बनाइए। आजकल बच्चे रेडीमेड जो नोट्स है उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट, आई एम स्टिल ओल्ड स्कूल। मुझे लगता है आपके टीचर्स आपको नोट्स दे भी रहे हैं, रेडीमेड आपको कहीं से मिल भी रहे हैं, उसे अपनी हैंडराइटिंग में एक बार लिखिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है चीज़ों को समझने में या एक अंडरस्टैंडिंग बनाने में। सो एज अ स्टूडेंट फ्रॉम डे 1 आपका यही प्लान होना चाहिए कि जो भी आज कॉलेज में पढ़ाया लगे हाथों में शाम को निपटा लूंगा या निपटा लूंगी। पूरा समझ में ना भी आए तो कुछ आपको समझ में एटलीस्ट ज़रूर आ जाएगा, तो नेक्स्ट डे जो भी क्लास होगी उसके लिए एक बेस बन जाएगा। ठीक है, फ्रॉम अ टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये कहूँगी कि जब मैं टीचर हुआ करती थी तो मैं क्या करती थी, एक पूरे साल का या पूरे सेमेस्टर का प्लान बना लेती थी, किस दिन किस लेक्चर में कितना टाइम मुझे देना है। सो मेरे लिए सही रहता था कि मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ बच्चों का। ठीक है, क्योंकि मेडिकल सब्जेक्ट में आप कुछ इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते। पेशेंट आपके पास कोई भी आ सकता है किसी भी कंडीशन को लेकर, तो आप नहीं कह सकते कि ऑस्टियोआर्थराइटिस मैंने नहीं पढ़ा, मैं तो बस रूमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ के आया था तो मुझे नहीं आता ये। दैट इज नॉट एन ऑप्शन। तो इसीलिए सिलेबस का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए टीचर का भी एक प्लान होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास ऐसे टीचर्स हैं जो इस तरीके का प्लानिंग करके आते हैं आपको पढ़ाने के लिए, फिर तो आपका काम ऑलरेडी आसान हो चुका होता है, क्योंकि उनके टाइमलाइन के अनुसार आप भी पढ़ाई करते जाएंगे डेली का डेली और फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ तक
तक ये समझ आता है कि आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, आपको किसी भी चीज को मैं कल पढ़ूंगा या कल पढ़ूंगी ऐसा सोचकर नहीं रखना है, क्योंकि कल आपके क्लास में टीचर कुछ और पढ़ाने वाले हैं, तो आज के नोट्स के या आज की पढ़ाई के बेसिस पे ही वो पढ़ाएंगे। आज का जब तक आपको समझ ना आए, कल आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरी बात है, जहां तक हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी या बायोमैकेनिक्स। इलेक्ट्रो तो शायद आप घर पे प्रैक्टिस ना कर पाए, पर एटलीस्ट पेशेंट पोजीशनिंग एंड ऑल आप कर पाएंगे। बाकी एक्सरसाइज थेरेपी के लिए मैं कहूंगी घर पे ही प्रैक्टिस करना शुरू करें अपने सिबलिंग्स। हॉस्टल में रहते हैं तो फिर बहुत अच्छा माहौल होता है। हम क्या करते थे, ग्रुप्स में बांट लिया करते थे एक पर्टिकुलर टॉपिक को, उसको अच्छे से पढ़ते थे, समझते थे और फिर दूसरे ग्रुप को वो सिखाते थे। या फिर हमारा जो प्रैक्टिकल का ग्रुप होता था वही हम साथ में बैठकर उस टॉपिक को प्रैक्टिस करते थे या डिस्कस करते थे और फिर एक दूसरे पे, फॉर एग्जांपल पैसिव मूवमेंट्स हो गया, एक्टिव मूवमेंट्स हो गया, रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस हो गए, पीएनएफ हो गया, ये एक दूसरे पे आप प्रैक्टिस करें। जितना आप इस तरीके से पढ़ेंगे, खुद पढ़ के दूसरे को समझाएंगे, वो कंसेप्ट्स आपको ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा देर तक रिटेन रहेंगे आपके दिमाग में। सो एक बहुत ही ईजी तरीका है प्रैक्टिकल्स के सिलेबस को कंप्लीट करने का, और जितना आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। थियरी में भी ये आप कर सकते हैं, ग्रुप स्टडी बहुत अच्छा रहता है। एक एक टॉपिक्स बांट लीजिए रोज, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, और जब आप बैठते हैं गपशप लड़ाते हैं उसी के बीच थोड़ा सा पढ़ाई की बातें भी कर लिया कीजिए। आपके लिए एट द एंड ऑफ द डे, लॉन्ग रन में, एग्जाम के वक्त तक चीजें बहुत ही ईजी लग। इसके अलावा जो कोर सब्जेक्ट्स नहीं है, जैसे पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या फार्माकोलॉजी, इनकी भी एक अंडरस्टैंडिंग होनी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी आपको ज़रूरी है। तो पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन मेरे कुछ व्यूवर्स ने मुझसे पूछा भी है कि मैम क्या आप माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी हमें पढ़ा सकती हैं, रिसर्च बायोस्टैट्स पढ़ा सकती हैं? तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि एट प्रेजेंट तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है आपको उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का, क्योंकि मैंने खुद ही किसी तरह पढ़ के पास किया हुआ है, तो मैं आपको क्या ही पढ़ा लूँगी। तो जो कोर्स सब्जेक्ट्स हैं हमारे फिजियोथेरेपी के, मैं उतने सब्जेक्ट्स तक ही खुद को लिमिटेड रखना चाहती हूँ, एटलीस्ट एट प्रेजेंट। आगे जाकर लेट्स सी, अगर मेरा मन बनता है कि मैं खुद टाइम डिवोट करूँ उन सब्जेक्ट्स को पढ़ूँ, तो बात कुछ और है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि माइक्रोपैथो फार्मा पढ़ना हाँ थोड़ा बोरिंग हो सकता है, थोड़ा टफ भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम्स के लिए तो आपको पढ़ने ही है। और फिर श्योर शॉर्ट यही तरीका है कि आप शुरुआती दिनों से नोट्स बनाएं, स्टडी मटेरियल्स को तैयार रखें। कुछ निमोनिक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, खासकर मेडिसिन के ग्रुप्स का नाम याद रखने के लिए इन केस ऑफ फार्माकोलॉजी। सो इस तरीके से आप एक तैयारी शुरू से करेंगे तो आगे जाकर आपके लिए आसान। तो ये हो गई एक जनरल बात कि एक सेमेस्टर या एक साल में किस तरीके से सिलेबस को कवर किया जाए। अब अगर हम एग्जाम स्पेसिफिक सिलेबस कंप्लीट करने की बात करते हैं, तो मान लीजिए 1-1.5 महीने का आपने एक टाइम रखा होगा जिसमें आपको सारी चीज़ों को कवर करना है, रिवाइज करना है। पढ़ना नहीं है, पढ़ना पहले से है, ठीक है, अभी बस चीज़ों को रिवाइज करना है। हाँ, कुछ एक आध टॉपिक हो सकते हैं जो आपको पहले समझ नहीं आए, तो शायद अब आप इन डेप्थ स्टडी करेंगे फॉर एग्जाम्स। तो अब भी सबसे पहली बात जो ज़रूरी है वो है एक टाइम टेबल बनाना। टाइम टेबल बनाइए ताकि इस तरीके से आप सारे टॉपिक्स को एक टाइमलाइन दे सके। सारे टॉपिक्स सारे सब्जेक्ट्स के उस टाइम टेबल में होने चाहिए कि आज के दिन मैं फार्मा का ये, माइक्रो का ये, एक्सरसाइज का ये, इलेक्ट्रो का ये टॉपिक खत्म करूंगा या करूंगी। सो इस तरीके से डे वाइज आप उस 1-1.5 महीने को बांटिए और रोज एक चेक कीजिए कि आपने अपना टाइमलाइन कंप्लीट किया या नहीं। तो टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, खासकर एग्जाम टाइम पे। और यूँ तो मेडिकल कोर्सेज में हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखकर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट कर सकते हैं। या फिर आपके सिलेबस में एक वेटेज होता है, उसके हिसाब से आप कुछ इंपॉर्टेंट और ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड टॉपिक्स का एक लिस्ट बना सकते हैं कि उनको आप पहले कंप्लीट कर लें और ज़्यादा तवज्जो देकर उन टॉपिक्स को आप पढ़ें। और इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी कहा हुआ है कि स्टडी मटेरियल्स एटलीस्ट पहले से तैयार रखें। मतलब इस वक्त आपको नोट्स नहीं ढूंढने चाहिए, इस वक्त आप वेब में कुछ स्टडी मटेरियल्स नहीं ढूंढ रहे होने चाहिए, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। तो एटलीस्ट अगर आपकी स्टडी मटेरियल्स तैयार होंगे, नोट्स तैयार होंगे, तो पढ़ना आसान।
इसके अलावा फ़ोन, टीवी, लैपटॉप से थोड़ा दूर ही रहे तो अच्छा है। मैं ये नहीं कह रही कि 24/7 आपको पढ़ना है, लेकिन आप एक बार सोशल मीडिया खोल लेते हैं तो आपको समझ नहीं आता कितना टाइम उसमें निकल गया है। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ रेस्ट्रिक्ट इट टू लिमिटेड यूज़। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, लेकिन जितना हो सके कम यूज़ कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रेक ना लें। स्टडी के बीच में आपको ब्रेक लेना ही लेना चाहिए टू रिफ्रेश योरसेल्फ, लेकिन उस ब्रेक में आप थोड़ा सा टहल ले, थोड़ा बाहर घूम ले, अपने दोस्तों से बात कर ले, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात कर ले। फ़ोन, टीवी के साथ ज़्यादा चिपके ना रहें, इससे कंसंट्रेशन पे भी असर पड़ता है। और शॉर्ट ब्रेक्स इसलिए ज़रूरी होते हैं कि आप अलर्ट बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह सकते। ये नहीं कि बस बुक खोल के 8 घंटे बैठे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे अच्छा 4 घंटे पढ़िए, लेकिन विथ अलर्टनेस, विथ कॉन्शियसनेस आप जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़िए। कुछ लोगों को थोड़ा ज़ोर से पढ़ना अच्छा लगता है ताकि वो जो देख रहे हैं उस चीज़ को सुने भी, कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से उनके लिए रिटेन होता है। बट इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स। मेरा ये कहना है कि ब्रेक लेना ज़रूरी है, लेकिन ब्रेक को आप बहुत ज़्यादा लंबा भी ना खींच लें ताकि वो जो एक लय में आप पढ़ रहे थे, एक रिदम में पढ़ रहे थे, वो टूट जाए। ठीक है। और इसके अलावा एग्ज़ाम टाइम में सोना और खाना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। पर्याप्त मात्रा में नींद और अच्छा हेल्दी खाना, इससे आपके लिए, आपकी सेहत के लिए और आपके स्टडी मटेरियल के रिटेंशन के लिए, हर एस्पेक्ट में एक पॉजिटिव चीज़ ही आपको मिलेगी अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। तो मैं शॉर्ट में ये कहना चाहूँगी कि सिलेबस कवर करने के लिए आपको बस डिसिप्लिन्ड होना होगा, आपको टाइम टेबल से स्टिक रहना होगा और यस, फ्रॉम डे 1 एटलीस्ट अपने नोट्स की तैयारी करें, थोड़ा सा उस सब्जेक्ट की एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करें ताकि एग्ज़ाम टाइम में सब कुछ नया नया ना लगे। एग्ज़ाम रिलेटेड मेरे और भी वीडियोस हैं चैनल में, आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। किस तरीके से एग्ज़ाम में आपको टाइम मैनेज करना है या किस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप स्टडी, इनका क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इस तरीके के चर्चे भी मैंने किए हुए हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इवन अक्रॉस द बॉर्डर मुझे कुछ सपोर्ट मिल रहा है, बच्चे देख रहे हैं, उनको लगता है कि मेरे टॉपिक्स उनके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर योर काइंडनेस। आई होप आई विल बी ऑफ हेल्प टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।